टू दी चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं साइंस चैप्टर नंबर 5 और आपके बायो का भी फर्स्ट चैप्टर जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया है। हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल। हम लोगों ने देखा कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने देखा। फिर हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सब के बारे में देखा, है ना। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस। तो सेल के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ओके एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। एक होता है अपना यूकैरियोटिक सेल और दूसरा कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोट इसका मतलब होता है न्यू, ठीक है। और प्रोकैरियोट का मतलब होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रिमिटिव। जो सेल प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का मतलब है पुराना, जो सेल पुराना है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि हमारा देखो, हम पहले बंदर थे, फिर बंदर से हमारा एवोल्यूशन हुआ और फिर जाकर हम एक इंसान बने हैं, राइट। वैसे ही हमारे सेल्स का भी तो, सेल्स में भी तो चेंजेस आए होंगे ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि प्रिमिटिव सेल, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनका जो साइज होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले कम होता है। इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना, वो वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल देखें तो यहाँ पर देखो, ये जो न्यूक्लियर रीजन है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर रीजन है, यहाँ पर हमें सिर्फ बताया कि ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। यहाँ पर ना हमें ठीक से कुछ दिख रहा है, ना यहाँ पर मेम्ब्रेन है ना, राइट। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। और स्पेशल बात ये कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। लेकिन वही हमारा जो न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर तो हमने दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखा था, जिनको मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। हम लोगों ने ये पार्ट 2 में डिस्कस किया था, राइट। अभी जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम होता है? ओनली 1 क्रोमोसोम। किसके पास? प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखें तो हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियोइड है, यानी कि न्यूक्लियर रीजन तो है ना, न्यूक्लियर रीजन है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, वो नहीं है, सिर्फ राइबोसोम है ना। और देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है ना, राइबोसोम है और सिर्फ न्यूक्लियर रीजन है, और हम सेल ऑर्गेनेल्स नहीं देख पाते। लेकिन जो एनिमल सेल होता है ना, एनिमल सेल में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, और वो कितना वेल डिफाइंड होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल सेल एक यूकैरियोटिक सेल है। येस, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कह सकते कि हम एनिमल सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल नहीं है ना। तो जो एनिमल सेल है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, जिसके अंदर देखो कितने सारे आप सेल ऑर्गेनेल्स देख पा रहे हो। तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो हमारा ये होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है मेम्ब्रेन होना, ठीक है, मेम्ब्रेन होना। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जो सेल ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन होती है वो सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते, तो उनके मेम्ब्रेन कहाँ से होंगे, ठीक है, समझ गया इतना। चलो अब बढ़ते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत तो आइडिया हो ही गई है कि जो कंपोनेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ना, जो कंपोनेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल के अंदर, ठीक है, जो सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको बोलेंगे हम
क्या उनको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, तो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप ये वाला डायग्राम देखो पहले। ठीक है, हम एनिमल सेल बनाएंगे। ये न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म है, ये एक लिक्विड है, इसके यहाँ पर न्यूक्लियस है। और जो साइटोप्लाज्म है ना, उसके अंदर एम्बेडेड है ये न्यूक्लियस है, फिर और भी बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको और कंपोनेंट्स है जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। ठीक है, जो कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं ना, वो सब सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं। ठीक है, समझ गए। अभी हम लोग कुछ सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है गोल्गी apparatus। तीसरा है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ओके, हम लोग वैक्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वैक्यूल्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि सेल के अंदर चीज़ें, सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, उनमें सबसे पहले हम लोग सेल ऑर्गेनेल, जो सबसे पहला है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम याद हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म दे दिया ER। ठीक है, ER। ठीक है, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? Endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It look like long tubes or round or oblong bags, vesicles. अभी यहाँ पर क्या बोले हैं? यहाँ पर उन्होंने बोले हैं कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? वो ट्यूब की तरह है। वो कैसा है? वो ट्यूब की तरह है। ठीक है, बहुत लार्ज नेटवर्क है उसका, यानी कि ज़्यादा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, यहाँ पर आपको कितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे, यानी कि उसका एक नेटवर्क है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये सब नहीं है, देखो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है, तो उनका एक नेटवर्क है। और उनका जो नेटवर्क है ना, उनका नेटवर्क है, और वो कैसे दिख रहे हैं? वो ट्यूब्स की तरह है। ठीक है, वो कैसे? ट्यूब्स की तरह है। ओके, ट्यूब्स की तरह है। समझ गए? देखो अभी क्लियर, अरे ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और वो जो ट्यूब्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि क्या? मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो वो चीज़ को दूसरे चीज़ से सेपरेट रखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसे ट्यूब्स है जिनके पास मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम देखेंगे तो हमको मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या? मेम्ब्रेन नहीं होता है ये। ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन होता है। इनकी जो ट्यूब्स होती है ना, इनका जो नेटवर्क होता है, उनका जो ट्यूब्स का नेटवर्क होता है ना बच्चों, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। समझ गए इतना? अभी जो ER है, ER क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के, कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ यानी कि वो खड़बूड़ा है। रफ यानी कि क्या? खड़बूड़ा है ना। स्मूथ यानी कि क्या? सब एकदम स्मूथ, यानी कि सॉफ्ट लगता है, राइट। तो रफ यानी कि खड़बूड़ा। तो अभी खड़बूड़ा क्यों बन गया वो? अभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये रफ क्यों बन गया? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि ये रफ थोड़ी लग रहा है मुझे, एकदम चपटा स्मूथ एकदम चिकना लग रहा है, राइट। तो ये रफ नहीं लग रहा। लेकिन क्या हो जाता है ना, इसके ऊपर राइबोसोम आ जाता है। इसके ऊपर क्या आ जाता है? राइबोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से वो खड़बूड़ा हो जाता है, रफ हो जाता है। तो हमने नाम दे दिया इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मैंने बनाया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था। राइबोसोम एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। तो मैं कह सकती हूँ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाता है प्रोटीन। कह सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि उसमें उसके ऊपर क्या है? राइबोसोम है, राइट। अभी ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बहुत स्मूथ है,
बहुत स्मूथ है, ठीक है। वो इसलिए वो क्या करता है, वो बनाता है फैट मॉलिक्यूल और लिपिड्स को बनाता है। क्या बनाता है? फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स। ओके, आपको ये पता होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो बना होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है प्रोटीन एंड लिपिड से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। और प्रोटीन कौन मैन्युफैक्चर करता है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है राइबोसोम। समझ गए? और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड। ओके, एंड लिपिड्स, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है राइबोसोम ने बनाया, ये जो प्रोटीन है और ये जो लिपिड्स है, वो क्या करते हैं? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। और यही प्रोसेस को जिस प्रोसेस की हेल्प से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ दोनों ने जो प्रोटीन और लिपिड्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्ड करने के लिए दिया होता है, उसको कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ गए? यहाँ देखो, आप वहाँ आपको समझेगा नहीं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, समझ गए ना? इजी पीजी। ओके, नाउ some other protein and lipids function as enzymes and hormones, although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance and different cells. It always form a network system. ये क्या करता है? एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। अरे यार, जब मैं जूम करती हूँ ब्लर क्यों हो जाता है? तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देख लो, चलो प्लांट सेल में देख लो, इसमें थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये हमेशा क्या करता है ना, एक नेटवर्क बनाता है। यहाँ पर भी क्या कर रहा है? नेटवर्क बना रहा है, लार्ज ट्यूब्स है। तो देखो, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खड़बूड़ा लग रहा है, यानी कि खड़बूड़ा है मतलब हमारा राइबोसोम उधर चिपका हुआ है। अभी राइबोसोम चिपका हुआ है, यानी कि क्या, वो क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रोटीन। और वही यहाँ पर स्मूथ एकदम चिकना सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या बनाता है? लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स। ओके, समझ गए? डन। यस, चलो। और ये देखो, यहाँ पर और भी हमने एक पॉइंट देखा था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये नाम याद रखो, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस और प्लाज्मोलिसिस हमने पढ़ा था, राइट? प्लाज्मोलिसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर एमसीक्यूज में ऐसे पूछे जा सकते हैं। अभी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है? देखो, अभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन्होंने क्या बनाया? लिपिड्स एंड प्रोटीन बनाया। नाउ दिस लिपिड्स एंड प्रोटीन आर यूज्ड टू बिल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज व्हाट? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यस, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा प्लांट सेल का थोड़ा सा पिक्चर दे देती हूँ। हम लोग लास्ट में ना, ये चैप्टर होने के बाद डिफरेंसेस देखेंगे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, क्योंकि तभी आप बहुत क्लियर हो जाओगे, राइट? कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी जो कंपोनेंट्स है ना, वो सब समझ जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा, हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में देखा, हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में देखा, न्यूक्लियस के अंदर का हम लोगों ने न्यूक्लियोलस के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने क्रोमाटीन मटेरियल्स के बारे में देखा, है ना? फिर हमने क्या देखा? अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी देखा, ठीक है? समझ गए? जो कि क्या फॉर्म करते हैं? नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है? समझ गए? डन। और राइबोसोम भी हमने पढ़ा। चलो, अभी हम पढ़ते हैं गोल्गी अपैरेटस। क्या पढ़ेंगे अभी हम? गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी, ठीक है? नाउ गोल्गी अपैरेटस was described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sacs arranged approximately parallel to each other. तो देखो,
अगर हम हमारा गोल्गी एपेरेटस देखें तो यहाँ पर गोल्गी एपेरेटस कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का लग रहा है हमारा गोल्गी एपेरेटस। यार देखो दिख रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है, क्लियर हो गया। गोल्गी एपेरेटस इस तरह का दिख रहा है ना, इजी पीजी। अभी रुको, तो यहाँ क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो हमारा गोल्गी एपेरेटस है ना, वो एक सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का। वेसिकल्स क्या हो गया, जिसमें भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है ना, वो वेसिकल्स होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का जो है एक क्या बोलते हैं सिस्टम बनाया है ना। यहाँ पर भी देखो आप, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का एक सिस्टम बनाया है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया। तो यही है हमारा गोल्जी एपेरेटस। समझ गए हम गोल्जी एपेरेटस, अभी ये क्या काम करता है वगैरह सब पढ़ेंगे, चलो। तो ये क्या है, अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल माने जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, जो एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो पैरेलल है। पैरेलल यानी कि ये हो गया, ठीक है, पैरेलल यानी कि ये, लेकिन ये क्या है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैथ्स भी आ गए। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जो है पैरेलल है, ओके, they are not intersecting each other. These membranes often have connection with the membrane of ER, endoplasmic reticulum. ER क्या है, endoplasmic reticulum, and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system. तो क्या क्या बोल रहे हैं, ये एक कनेक्शन बनाता है ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various target, okay, various target। इसका फंक्शन यहाँ पर है, ठीक है, इसका फंक्शन यहाँ में मिल गया ये, ठीक है। तो ये देखो गोल्जी एपेरेटिस का फंक्शन क्या होता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, राइबोसोम बोल रही, प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है, लिपिड्स और क्या, और एक चीज़ होती है फैट मॉलिक्यूल्स, है ना, ये सारी चीज़ें वो बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और जो हमारा गोल्जी एपेरेटस है उसको पैक करता है, पैकेजिंग, फिर डिस्पैच भी करता है, ठीक है, to various target inside and outside the cell through Golgi apparatus. Such function include storage, modification। ये जो Golgi apparatus है ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, 3 काम करता है ये। अभी ER ने बनाया, GA ने क्या किया, पैक किया, है ना। फिर ये GA जो है गोल्जी एपेरेटस, वो और क्या करता है, पैकेज करता है, मॉडिफाई करता है चीज़ों को, और फिर क्या करता है, स्टोरेज का भी काम करता है हमारा गोल्जी एपेरेटस। देखो कितना अच्छा है, ER ने बनाया, गोल्जी ने हमारा पैकिंग किया, है ना, फिर स्टोरेज का भी काम करता है और मॉडिफिकेशन का काम करता है। तो गोल्जी एपेरेटस क्या क्या काम करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। Okay, in some cases, complex sugars may be made from simple sugars in Golgi apparatus. तो simple sugar जो है complex sugar बनता है Golgi apparatus में। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome। lysosome ये एक अलग तरह का component है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गोल्जी एपेरेटस एक अलग है, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अलग है, और लाइसोसोम एक अलग है। लेकिन गोल्जी एपेरेटस ही एक ऐसा चीज़ है जो फॉर्म करता है लाइसोसोम, ठीक है। अभी लाइसोसोम क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं हम लाइसोसोम। Structurally, lysosomes are membrane bound. Of course, they are membrane bound. Lysosome के पास भी क्या होता है, membrane होता है। Sacs filled with the
digestive enzyme. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are a kind of waste disposal system. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. लाइजोसोम को ना सुसाइडल बैग कहते हैं. ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, लाइजोसोम को ना सुसाइडल बैग कहते हैं. ये हमको थोड़ी देर बाद पढ़ना है, लेकिन तभी भी हम पढ़ लेते हैं. सुसाइडल बैग बहुत इंटरेस्टिंग है. ये क्या करता है ना, जो भी क्या बोलते हैं ना उसको, जो भी मतलब जो भी चीज़ होती है जो सेल को लगता है कि अरे अभी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो सेल में जो लाइसोसोम होता है ना उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है एकदम, डाइजेस्ट करके एकदम बहुत छोटा हो जाता है वो. ठीक है, सेल ने कुछ बनाया, सेल को पसंद नहीं आया. अभी देखो, सेल को काम की चीज़ नहीं लग रही है. ठीक है, सेल बोला अरे ये तो काम की चीज़ नहीं है, चलो इसको लाइसोसोम के अंदर भेज कर इसको मार डालते हैं. तो वही लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम मार डालता है जो भी मटेरियल है, यानी कि एक डस्टबिन की तरह है, डिस्पोजल सिस्टम है. नहीं चाहिए तो लाइसोसोम के अंदर डाल देते हैं और लाइसोसोम क्या करता है, कचुम्बर बना देता है. ठीक है, जो है डाइजेस्ट लाइसोसोम कर देता है. समझ गए. अभी मैंने क्या किया, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं वो तो हम देखेंगे. पहले देखो लाइसोसोम क्या करता है, जो भी चीज़ उसको लगती नहीं है, सेल को जो भी चीज़ लगती नहीं है ना, उसको वो क्या कर लेता है, उसको कर लेता है डाइजेस्ट. क्योंकि इसमें होता है डाइजेस्टिव इंजाइम्स इसमें होता है, जिसके वजह से जो भी चीज़ सेल को नहीं लगती है वो लाइसोसोम के अंदर डाल देते हैं. और लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के हेल्प से वो सबको डाइजेस्ट कर देता है. ठीक है, डाइजेस्ट कर देता है, अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है. समझ गया, क्लियर एवरीवन. अभी इसको सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अगर सेल में खराबी आ जाए, अगर सेल ही खराब होने लगे, तो लाइसोसोम क्या करता है, बस्ट हो जाता है. बम. बस्ट होने के बाद क्या करता है, बस्ट होने के बाद उनकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, क्योंकि लाइसोसोम बना होता है, लाइसोसोम में बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, जो कि जो भी चीज़ लगता नहीं है सेल को वो लाइसोसोम में डाल देते हैं. तो लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उसको डाइजेस्ट कर देता है. लेकिन जब सेल खराब हो जाता है ना, तो ये लाइसोसोम ही काम आता है. ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, बूम, बर्स्ट हो जाता है. और फिर ये जो लाइसोसोम जो बर्स्ट हो गया है, तो उसमें का डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है सुसाइडल बैग. बेचारा अपने आप को कुर्बान करता है. ओके, समझ गए. इसमें इतना ही था. इसमें क्या देखा हम लोगों ने, लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही काम आते हैं, जो भी चीज़ उनको लगता नहीं है, सेल को लगता नहीं है, सेल लाइसोसोम में डाल देता है, तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं. तो वो लाइसोसोम को हम ऐसे बोल सकते हैं कि लाइसोसोम इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, क्योंकि ये वेस्ट को डिस्पोज कर देता है ना. समझ गया, वेरी नाइस. और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारे सेल को क्लीन रखता है. ठीक है, अगर अभी हमारे सेल को चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तभी भी सेल के अंदर है, तो ऑफकोर्स वो सेल को गंदा कर रहा है ना. तो लाइसोसोम के अंदर वो डाल दिया, तो लाइसोसोम ने क्लीन कर दिया, तो ये ऑफकोर्स लाइसोसोम जो है साफ रखने का काम कर रहा है. किसको, सेल को बेबा. तो चलो अभी हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, अभी हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. अभी माइटोकॉन्ड्रिया, ओके. तो लाइसोसोम हम लोग ने पिक्चर नहीं देखा ना लाइसोसोम का कैसा होता है. देखो ये है लाइसोसोम, ये लाइसोसोम. ठीक है, ये क्या है, लाइसोसोम. समझ गए. अभी चलिए आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे. अभी किस पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल. ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में कि विच सेल ऑर्गेनेल इज सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो ये दोनों के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. तो आपको ये याद रहना चाहिए कि लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग्स, क्योंकि वो अपना
कुर्बानी दे देता है अपने सेल के लिए, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। अभी क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल ऐसा कहा है, ठीक है, क्यों कहा है पावर हाउस ऑफ द सेल, चलिए हम पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन्स कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, ओके। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folded. These folds increase surface area for ATP generating chemical reactions. देखो क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का होता है वो, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन हो गया, मैंने ड्रॉ किया तो ये एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह के फोल्ड 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 स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये जो होता है ये पोरस होता है, ठीक है। ये क्या है, ये पोरस होता है। और ये देखो ये फोल्डेड इसलिए है ताकि एटीपी जनरेट करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। अभी ये एटीपी क्या है, ओके, ये एटीपी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि जो भी एनर्जी है, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती है, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती है। अभी केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी में केमिकल एक्टिविटीज़ होती है और वो केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में से एटीपी के थ्रू रिलीज़ होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में से एटीपी के थ्रू रिलीज़ होती है। क्या है, हमने देखो माइटोकॉन्ड्रिया है इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए तो पावर हाउस का है क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी रिलीज़ नहीं करेगा तो क्या होगा, एनर्जी नहीं आएगा। एनर्जी नहीं हुआ तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे बॉडी में, है ना, समझ गए। अभी एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझ गए, ओके। Now, ATP is known as the energy currency of the cell. Of course, energy currency of the cell है ATP, है ना। Now, the body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारे बॉडी में ATP जो है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो ये जो ATP है इसका इस्तेमाल न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए भी होता है। केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ मैकेनिकल वर्क्स के लिए भी हम एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो यहाँ है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ओके, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम यानी कि जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, जो प्रोटीन कौन बनाता है, हमारा राइबोसोम बनाता है, ओके। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। यस, हमने अभी डिस्कस किया राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपका खुद का डीएनए है, अपना खुद का राइबोसोम है, तो ऑफ कोर्स वो प्रोटीन भी तो बनाएगा ना, क्योंकि राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन बनाना। तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में ये डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन पोरस होता है और दूसरा मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है ना। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिलीज़ करता है एटीपी। एटीपी काम आता है, एटीपी एनर्जी देता है, एटीपी में एनर्जी होता है। जो एनर्जी है अभी वो एनर्जी तो हमें लगती ही है केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ओके। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझ गया इतना। एटीपी एक एनर्जी करेंसी है, ओके। नाउ जो एटीपी में जो एनर्जी स्टोर होते हैं वो हम लोगों को न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है, और वो अपना खुद का प्रोटीन भी बनाता है। अभी पर आते हैं हम प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ प्लांट्स के पास होता है, पर ऐसा क्यों, ठीक है। हम एनिमल्स ने क्या पाप किया, नहीं कुछ पाप नहीं किया, तो चलो प्लास्टिड्स पढ़ते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। देखा, प्लास्टिड्स आर present only in plant cells. There are 2 types of plastids,
प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक है क्रोमोप्लास्ट, नाम याद आ रहा है, क्रोमोप्लास्ट, और एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? एक ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अभी देखो, प्लास्टिड्स है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। टू टाइप्स, ठीक है। 2 to 22 मत समझ देना, 2 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। और क्या क्या होता है? वो क्रोमोप्लास्ट होता है एक, और दूसरा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, और दूसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें होता है पिगमेंट, ठीक है, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल होता है, इसलिए उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, देखो क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम सुना है, क्लोरोफिल नाम याद आया। फोटोसिंथेसिस क्या? जो अपना खाना है, जो अपना प्लांट है वो बनाता है खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या है? जब जो ग्रीन कलर के जो लीव्स होते हैं ना, जो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर है ना लीव्स में, वो कैसे आया है? वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि देखो जो ग्रीन कलर है ना, क्लोरोफिल के वजह से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर के अलावा येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अभी ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट्स आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स in which materials such as starch, oil and protein granules are stored। अभी क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट में? ठीक है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कलर देने का काम करता है, वो उसमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो कि इम्पॉर्टेंट किस लिए होता है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि खाना बनाने के लिए। तो प्रोसेस, ठीक है, जो प्रोसेस है खाना बनाने का सेल प्लांट्स का, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, पता है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी होता है। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या काम करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है स्टोर। क्या स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट जो है बहुत सारी चीज़ें स्टोर करता है, जैसे ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ओके। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ numerous membrane layers embedded in material called stoma. They are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosome. तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं, और उसमें क्या एम्बेडेड होता है? स्ट्रोमा एम्बेडेड होता है। क्या एम्बेडेड होता है? स्ट्रोमा एम्बेडेड होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्लोरोप्लास्ट में क्या सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है क्या? नो, बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उसमें जो मटेरियल्स एम्बेडेड होता है उसका नाम क्या है? स्ट्रोमा, कॉमा, रोमा? यस, ऑफ कोर्स स्ट्रोमा, ठीक है। जो मटेरियल जो क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड है उसका नाम है स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा, नाइस नेम, याद रखो, ओके। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एक्सटर्नली, ओके। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर। अभी ये जो थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा उसका स्ट्रक्चर है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी कि प्लास्टिड्स भी अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। अभी वैक्यूल क्या है भाई? या प्लांट सेल को देख पा रहे हो? प्लांट सेल में ना ये जो येलो कलर का पार्ट है ना, ये वाला येलो कलर का पार्ट, इसको बोलेंगे अपन वैक्यूल। इसको क्या बोलेंगे अपन? वैक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? वैक्यूल बोलने वाले हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। जो वैक्यूल होता है ना, वो प्लांट सेल में बहुत 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 बड़ा होता है।
जो एनिमल सेल्स है ना उनमें भी वैक्यूल होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ओके, बहुत छोटा होता है और ज़्यादा होता है। वैक्यूल प्लांट्स में एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस को इसने साइड में कर दिया। ओके, लेकिन अभी वैक्यूल्स क्यों है और प्लांट्स के पास इतना बड़ा वैक्यूल क्यों है और हमारे एनिमल्स के पास इतना छोटा 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 वैक्यूल क्यों है? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। वैक्यूल एक स्टोरेज सैक है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है। ठीक है, जो भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट है ना वो सब वैक्यूल में स्टोर होती है। वैक्यूल आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल। वैक्यूल जो है छोटा सा होता है एनिमल में। Cells, while plant cells have very large vacuole. The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. क्या बोल रही है? तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेल वैक्यूल जो है स्टोरिंग का काम करता है। एक स्टोरेज सैक होता है, वो सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट को वो स्टोर करता है। दूसरा ये कि वैक्यूल्स जो है एनिमल्स में बहुत स्मॉल होता है और जो प्लांट्स है ना उसमें बहुत बड़े होते हैं। कभी कभी तो वो सेल का 50 से लेकर 90% का स्पेस कवर करते हैं। वॉल्यूम यानी कि स्पेस, ठीक है, ऑक्यूपाइड स्पेस। ओके, तो कभी कभी तो वो 50 to 90% ऑफ दी सेल का स्पेस कवर कर लेते हैं, यानी कि सेल की वॉल्यूम को कवर कर लेते हैं। अभी ये वाला पैराग्राफ, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ओके, वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है सेल को। कौन देता है? वैक्यूल देता है। क्या कौन देता है? वैक्यूल देता है। मेनी सब्सटेंस, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। देखो, एक बॉटल होता है, एक खाली प्लास्टिक का बॉटल ले लो। प्लास्टिक का बॉटल कैसा होता है? कुचुड़ मुचुड़ हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं उसके अंदर पानी भर दूँ तो मेरे को डिफ़िकल्ट होगा उसको ऐसा क्या बोलते हैं कुचुड़ मुचुड़ करने को। ठीक है, वैसे ही हमारा सेल है। सेल में अगर वैक्यूल होगा तो वैक्यूल जो उसको रिजिडिटी और टर्जिडिटी कैसे प्रोवाइड करता है, समझ गए ना कि वो उसमें होता है, इसकी वजह से हम सेल कुचुड़ मुचुड़ नहीं होता है। चलो, now many substance of importance, okay, कहा जाए many substances of importance in the life of the plants are stored in vacuole. These include amino acids, sugar, various organic acids and some proteins. Okay, बहुत सारी चीज़ जो है हमारे वैक्यूल में स्टोर होती है। in single celled organism like amoeba, the food vacuole contain the food item that, हाँ, और जो अमीबा होता है ना, अमीबा में भी वैक्यूल होता है और जो वैक्यूल होता है ना उसमें उसका फूड स्टोर करता है अमीबा, क्योंकि अमीबा के पास फूड स्टोर करने के लिए जगह है, इसलिए वो वापस फूड स्टोर करता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम दी सेल। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस। चलो ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल, देखो जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस में याद रखो, न्यूक्लियस में हम लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है। हाँ, और डीएनए क्या कंटेन करता है? जेनेटिक जीन्स कंटेन करता है ना। तो यहाँ पर अभी हमने जीन्स की बात किस में, डीएनए की बात किस में की थी? डीएनए में होता है जीन्स। ठीक है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है ये, यानी कि डीएनए के बारे में ही पूछ रहा है। तो डीएनए हम लोगों के पास किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि कौन? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? क्या हो जाएगा? अगर सेल खराब हो गया, सेल, ठीक है, सेल खराब हो गया तो क्या हो जाएगा? लाइसोसोम क्या हो जाएगा? लाइसोसोम क्या करेगा? अपने आप को बर्स्ट कर देगा। अपने को बर्स्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। सिंपल ना। व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग? क्यों लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं? क्योंकि वो खुद बर्स्ट होकर अपने सेल को डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए वो सुसाइडल बैग होता है। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? अभी ये 4th का आंसर क्या है? इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले, व्हाट आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? यानी कि प्रोटीन जो है सेल के अंदर कहाँ बनता है? प्रोटीन जो है सेल के अंदर कहाँ बनता है?
तो हमने देखा था कि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, तो जहाँ जहाँ राइबोसोम है वहाँ वहाँ प्रोटीन है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम सिंथेसाइज राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। ओके ओके, तो यहाँ पर ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स इनसाइड द सेल। ओके, now each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane or organelles in specific ways. The cell thus has a basic structural organization. This helps to the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrients. तो देखो इतने सारे उसमें ऑर्गेनेल्स है जो उनको हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना, वेस्ट मटेरियल को निकालना, है ना, फिर प्रोटीन्स को बनाना, है ना। तो चलो, इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी सेल डिवीजन यानी कि क्या, एक से और सेल आना, ठीक है। न्यू सेल्स, अभी ये सेल्स कब फॉर्म होते हैं? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, जब उन्हें ग्रो करना होता है। हाँ, अभी एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में सेल डिवाइड होगा, बहुत सारे सेल डिवाइड होंगे, फिर वो एक बड़ा मेल और फीमेल बनेगा, राइट, ठीक है। और दूसरा ये कि ओल्ड को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है, फिर डेड और इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए जो है सेल डिवीजन होता है, एंड टू फॉर्म गैमेट्स, रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। गैमेट्स बनाने के लिए भी हमें सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। Now the process by which new cells are made is called as cell division. The process by which new cells are made is called as cell division. Very simple. There are two main types of cell division, mitosis and meiosis. तो हमने क्या देखा, सेल डिवीजन कब होता है, जब ग्रो करना हो, ओल्ड को रिप्लेस करना हो, डेड और इंजर्ड को रिप्लेस करना हो, और गैमेट्स बनाना हो। इन चार राइट, इन चार चीज़ों की ज़रूरत होगी तभी सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन यानी कि क्या, एक से और सेल्स बनाना, न्यू सेल्स को बनाना, यानी कि सेल डिवीजन। अभी सेल डिवीजन टू टाइप्स के होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। समझ गए? दैट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। तो ये जो प्रोसेस है ना सेल डिवीजन का, इसमें जो एक सेल है वो और सेल बनते हैं। सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ के लिए डिवाइड होते हैं। किसके लिए डिवाइड होते हैं? ग्रोथ के लिए डिवाइड होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा और भी नंबर हम ऐड कर लेंगे। ये क्यों होता है? सेल की डिवीजन क्यों होती है? ग्रोथ के लिए। वो इसे कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं? देखो, अभी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अभी जब सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए होता है उसे बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। और इसमें हर एक सेल को मदर सेल कहा जाता है, ठीक है। नाउ डिवाइड्स टू फॉर्म टू एंड, देखो हर एक सेल को मदर सेल कहा जाता है, और ये डिवाइड करती है टू आइडेंटिकल डॉटर्स को, यानी कि एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। एक मदर सेल है, और ये जो मदर सेल है ये बनाती है दो डॉटर सेल। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। अभी जितना क्रोमोसोम हमारे मदर सेल के पास है, जो मदर सेल है उसके पास जितना क्रोमोसोम है उतने ही उनके डॉटर सेल के पास भी होगा। समझ गया? नाउ इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। तो ये ग्रोथ के लिए और टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए मिटोसिस, ठीक है, मिटोसिस का इस्तेमाल होता है, माइटोसिस। ओके, अभी यहाँ पर देखिएगा, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। और गैमेट्स बनाने के लिए, ठीक है, गैमेट्स बनाने के लिए, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, वो गैमेट्स बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं meiosis. ओके, which involves two consecutive divisions. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells. अभी देखो, माइटोसिस में 2 ही, लेकिन meiosis में कितने हैं? 4 न्यू सेल। समझ गए? The new cell only have half the number of chromosomes than the mother cell. लेकिन उनमें हाफ क्रोमोसोम ही होता है। ओके, समझ रहा है? समझ गए? याद देखो, ये है आपका माइटोसिस का डायग्राम, ये है आपका मियोसिस का डायग्राम। ओके, याद देखो, मदर सेल के पास कितने क्रोमोसोम है? 1 2 3 4। इनके पास कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि मदर सेल के पास भी 4 है और हमारे डॉटर सेल के पास भी 4 है। लेकिन यहाँ पर देखो, मदर सेल के पास कितने हैं? 1 2 3 4। हाँ, 4 है। फिर यहाँ पर 1 2 1 2, यानी कि जो उनके 4 बच्चे हैं, सॉरी 4 जो उनके सेल्स है, मदर सेल है, मदर सेल से जो उनसे सेल्स बने हैं वो क्या है? जिसमें इनमें 2 2 2 2 ही क्रोमोसोम है। यानी क्या, जिस मदर सेल के पास 4 है तो उनके जो डॉटर सेल्स है, जो 4 उनके जो सेल्स बने हैं डॉटर सेल्स, उनमें सिर्फ 2 2 2 2 क्रोमोसोम होगा। अगर 6 क्रोमोसोम है तो सब में 3 3 3 3 3 क्रोमोसोम होगा। समझ गया? नाउ यही था पार्ट 3 में। ओके, तो पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइजेस, और साथ ही साथ इसके भी हम लोग आंसर्स देखेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।